Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjuna of Krishna. Today we are going to continue our next class of macroeconomics of the chapter Basic Concepts of Macroeconomics. Previous class में मैंने क्या पढ़ाया था? Domestic territory के बारे में, right? तो domestic territory के बारे में मैंने बताया था, वो मैंने क्या बोला था? Can we do a quick revision of domestic territory? किस लिए यूज करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, याद आया? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री. रिमेंबर, इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स से जो हम इंक्लूड करते हैं इसमें. कौन कौन से थे? एम्बेसी सी, कंसुलेट से, याद आया? एम्बेसी सी, कंसुलेट से, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री हु आर लोकेटेड अब्रॉड. मैंने बताया था जैसे इंडियन एम्बेसी है, ठीक है. इंडियन एम्बेसी रशिया इज अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारे देश का हिस्सा है. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बताया था मैंने, इंडियन एयरवेज एंड सिंगापुर एयरवेज का एग्जांपल दिया था, ठीक है. दोज हु हैवंट वॉच्ड, गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास. मैं बस यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ, एक लाइन में बता रही हूँ. अभी ये पुराने क्लास का अभी पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो फिर अभी का टॉपिक कब पढ़ाऊंगी, सो दिस विल बी वेस्ट ऑफ टाइम की वापस क्लास में एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है. इसलिए एक लाइन में मैं आपको बता दे रही हूँ. यू रिमेम्बर मैंने शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था, एम्बेसीज के बारे में बताया था, इंडियन बोट्स मैंने बताया ना, फिशिंग वेसल्स, कोई भी फिशिंग वेसल्स हो, इफ इट इज ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल बॉर्डर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, इट इज आल्सो कंसीडर्ड डोमेस्टिक पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वो भी कंसीडर की जाएगी. याद आया? बताया था ना चीज के बारे में, दैट दिस इज व्हाट. सो ये था डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक. याद रखना क्यों मैंने बताया डोमेस्टिक टेरिटरी. अगर डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, तो मैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज करती हूँ. याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने क्या बताया था? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जो भी चीजें मेरी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था. दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. अब नॉर्मल रेजिडेंट, अब नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो बेसिकली मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज करती हूँ. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो टर्म मैंने बताया डोमेस्टिक टेरिटरी वाला, और ये जो टर्म मैंने बताया नॉर्मल रेजिडेंट यूज होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा इस टर्म को. क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बाद में जब आप नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी, जीडीपी, एनएनपी, जब ये सब कैलकुलेट करोगे ना, उस जगह पे नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी इस टर्म इतने ज्यादा यूज होंगे. अगर अभी आपने इनके तभी तो नाम इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ही नहीं क्लियर किया तो आप ना डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम जो कि बहुत मेजर यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसे आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है. इसीलिए बहुत जरूरी है. याद रखना नॉर्मल रेजिडेंट नेशनल इनकम के लिए यूज होता है. अब क्या होता है नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है. नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट इट कैन बी एन इंडिविजुअल, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है. इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो वहां पर रहता हो. ऑर्डिनरली यहाँ लिख दूं, ठीक है. रिसाइड्स यहाँ लिख रही हूँ, रिसाइड्स, रेजिडेंट, रिसाइड्स मतलब रहता है. हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन पीरियड मोर देन 1 year. सॉरी, यहाँ पे रेजिडेंट रहता हो पीरियड मोर देन 1 year, 1 साल से ज्यादा. याद रखना resident of the country, they have mentioned these things, if he resides in a country for a period more than 1 year in that case, ठीक है. दूसरी चीज क्या है? एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई. दूसरी कंडीशन हो गई बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. इफ द पर्सन कैरिड आउट हिज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. दूसरा टर्म मैंने यहाँ पे लिखा, आई विल टेल यू दिस थिंग्स, ठीक है. मैं यहाँ पे पहली चीज मैंने क्या मेंशन करी? फर्स्ट आई सेड इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, इट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन. ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 year, 1 साल से ज्यादा. वो किसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी, पहले सुन लो स्टेटमेंट को, ठीक है. पहली क्या चीज बताई? रिसाइड इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 year and a person who carries house, his center of economic interest also lies in that country. क्या बोला मैंने? I said center of, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है, it is of no use, वरना ये एक्सप्लेनेशन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है. रिजाइड में मैंने क्या बोला? फॉर मोर देन 1 year, 1 year से ज्यादा रहता, 1 year मोर देन 1 year, ठीक है. और दूसरी चीज मैंने क्या बताई? दूसरा है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक
interest. Center of economic interest also lies in that country. Center of economic interest मतलब ये पहला तो मुझे समझ में आया कि रेजिडेंट वो वहां पर रहता है, 1 साल से ज्यादा अगर वो रहे उससे मैं बोलती हूँ। दूसरा मेरा हुआ यहाँ पे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। इसका मतलब हुआ द पर्सन हु कैरीज हाउस हिज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग, ठीक है, कमाता, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन करता हो, ठीक है। सेंटर ऑफ टर्म से क्लियर हो रहा है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसका जो भी आर्थिक इंटरेस्ट है, हित है, अगर उस कंट्री से लाई करता हो। आर्थिक हित मतलब अगर वो वहीं पे कमाता हो, वहीं पर स्पेंड करता हो, वहीं पर एक्यूमुलेशन करता हो, तो वो उस कंट्री का वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा उस कंट्री का। जैसे कि इफ आई वुड से दिस थिंग, जैसे कि मैं कहती हूँ, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक यूएनओ ऑफिस, ठीक है, मान लीजिए इट इज अ यूएनओ ऑफिस इन इंडिया। भारत में यूएनओ का कोई एक ऑफिस है, ठीक है, उसमें एक अमेरिकन जो है, ध्यान से सुनना इसको, ये नॉर्मल रेजिडेंट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। एक अमेरिकन है, देयर इज वन अमेरिकन हु इज वर्किंग इन अ यूएनओ ऑफिस इन इंडिया। जो यूएनओ ऑफिस, इनका एक ऑफिस है इंडिया में, उसमें वो काम कर रहा है, ठीक है। पहली चीज, लिसन इट वेरी केयरफुली, इफ ही इज रिजाइडिंग इन दैट ऑफिस, इफ ही इज वर्किंग इन दैट ऑफिस, उस ऑफिस में वो काम कर रहा है वहां पे, सो इन दैट केस क्या होगा, इफ ही इज, listen it very carefully, I said if he is working in that UNO office for more than 1 year, अगर उस वो ऑफिस में 1 साल से, वो अमेरिकन पर्सन जो अमेरिकन है, अगर उस ऑफिस में 1 साल से ज्यादा काम कर रहा हो पहला, और उसकी कमाई, उसकी सैलरी, अर्निंग, उसकी स्पेंडिंग, जो भी कमाता खाता वो वहां इंडिया में ही कर रहा हो, उस सिचुएशन में फर्स्ट ही इज रिजाइडिंग इन द इंडिया फॉर मोर देन 1 year एंड ही इज ऑल्सो गेटिंग हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट spending, earning, spending from the India, then he becomes a normal resident of India. तो वो भारत का रेजिडेंट बन जाएगा, he will become the resident of India. समझ आया नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, कितना आसान है। अगर वो एक सिंपल सी चीज है, कोई भी इंसान, यू नो, एनी पर्सन, यस। अभी मैं आपको बताऊंगी, कैन द पर्सन बी, अभी मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, बट जस्ट यूज योर ओन ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप खुद से करिए, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी। कैन द पर्सन बी अ रेजिडेंट एंड अ citizen of one country, और क्या ये पॉसिबल है द पर्सन कैन बी अ रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड अ सिटीजन ऑफ द अनदर कंट्री एट द सेम टाइम, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखो, अमेरिका, इसके पास सिटीजन किसकी है, सिटीजनशिप जो है, उसके पास सिटीजनशिप जो है, नागरिकता वो अमेरिका की है, लेकिन रेजिडेंट जो है वो कहाँ का है, इंडिया का। सो बेसिकली रेजिडेंटशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से आता है, और जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो आपका लीगली, नागरिकता, लीगल ओनरशिप जो आप उससे आता है कि बर्थ ऑफ की आपका जन्म का हुआ है, लीगल ओनरशिप से आता है। अंडरस्टैंड, वी विल गो टू दैट, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप्स वर्सेस द रेजिडेंटशिप्स। आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग आल्सो इन डिटेल। अभी प्लीज स्टिक टू हियर ओनली। नॉर्मल रेजिडेंट समझ में आया, अभी मैं इसको वन लाइन में बोलती हूँ, दोनों एग्जाम्पल इंग्लिश हिंदी दोनों में। पहला I said normal resident, can I say that refers to an individual, it refers to an institution who ordinarily resides in a country, जो रहता हो for more than 1 year I said. And second, the center whose center of economic interest which also lies with that country. Center of economic interest मतलब the person who carry out this basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. For example, if there is an American who is working in a UNO office in India for more than 1 year, in that case he becomes, and he is also getting his center of economic interest like earning, spending from that in India. In that case he becomes a resident of the India but a citizen of the America. Understand? अभी मैं हिंदी में इसको बोलती हूँ, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक देश, हमारे वो एक रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाएगा, तब जब वो उस देश में 1 साल से ज्यादा रहता हो, वहां पे वहीं पर रह रहा हो, उसको बोलेंगे। और सेंटर, और उसका जो आर्थिक हित है, जो वहीं पे खाता हो, वहीं पे कमाता हो, वहीं पे स्पेंडिंग करता हो 1 साल से ज्यादा, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, या वो इंस्टीट्यूशन कोई भी ब्रांच है वो कहलाएगी। समझ आया? जैसे कि कोई भी एक अमेरिकन है, एक यूएनओ ऑफिस जो कि भारत में है, वहां पे स्टेट है, सिचुएटेड है, उस पे काम कर रहा है 1 साल से ज्यादा, फॉर मोर देन 1 year, तो क्या होगा, 1 साल से ज्यादा, रिमेम्बर दिस थिंग, फॉर मोर देन 1 year बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काम कर रहा हो अगर 1 साल से ज्यादा वहां पे, और वहीं से अपनी कमाई कर रहा हो, वहीं पे अपना स्पेंडिंग, खाना पीना, रहन सहन उसका वहीं पर है इंडिया में, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट
भारत का बन जाएगा और नागरिकता सिटीजनशिप जो है उसकी अमेरिका की हो जाएगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू द नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी की बात नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने वापस बोला नेशनल इनकम जब मैं कैलकुलेट करूंगी ना, तब ये नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दैट टाइम इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव सर्टेन पॉइंट्स। अब मैं कुछ पॉइंट्स को स्पेसिफिक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट याद रखना। इसके बाद एक और पॉइंट और है, वो मैं यहाँ लिख दूंगी, वेर आई एक्सप्लेन दिस थिंग। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद है, और प्लीज याद कर लेना अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब आप नॉर्मल अगेन नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जब ये सारे पॉइंट्स आएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। इनफैक्ट 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा एज अ नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड किया जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यू विल अगेन गेट कंफ्यूज इन इट। प्लीज लर्न दिस थिंग। जैसा स्टेप वाइज वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ ना, याद कर लो, समझ लो, मैं समझाऊंगी एंड ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, सो आई सेड ऑल दीज टर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। ये सारी कंडीशन, ये सारे पॉइंट्स हैं, वो एज अ नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को माना जाएगा जो 1 साल से रह रहा हो, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे लाई कर रहा हो। लेकिन इन सारी चीजों को मैं नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करूंगी। जैसे कि आई सेड ऑल दोज विजिटर्स, टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे, जितने भी टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, हु विजिट द कंट्री फॉर द रिक्रिएशनल पर्पसेस, फॉर मेडिकल, फॉर स्पोर्ट्स, फॉर कॉन्फ्रेंस, फॉर एजुकेशन के लिए आते हैं, फॉर टूरिस्ट, जस्ट फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, सो दैट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली जो भी, समझ गए ना, जो भी टूरिस्ट हैं, जो भी लोग आते हैं अपने कभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्या वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो जाएंगे? अगर घूमने के लिए भी जा रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स के लिए लोग खेलने जाते हैं, स्पोर्ट पर्सन, क्या वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे? नो, दे आर नॉट। So they will not become under the category of a normal resident. I hope very clear to this. Next we have जो भी international organizations हैं, जैसे कि UNO है, WHO है, ठीक है, ये भी normal resident नहीं है. They are not the normal resident of the country in which they are situated. They are the normal resident of the international area. They are not. They are वो normal resident नहीं है उस country की जिस country में वो international organization situated या established है, वो नहीं है normal resident. Understand? तीसरी चीज आई सेड, मैं लर्न दिस थिंग, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आई सेड, मैंने कहा कि नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, नाउ द मेंबर्स ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट जो है, दे विल नॉट, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के होंगे? मेंबर मतलब इनका जो स्टाफ है, जो भी मेंबर्स हैं, right, the foreign staff of this international organizations, they will become the normal resident of the country to which they belong, not where these international organizations are situated. Understand? मैंने कहा कि जो भी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जो भी स्टाफ है, वर्कर है, जो भी काम करने वाले हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट वहां के होंगे जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, वहां के नहीं होंगे जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगेन ये फैक्टर फॉर मोर देन वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बात कहा है, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट आई हैव इस, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो बेसिकली वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे उस कंट्री के। तो इसी में आई हैव गिवन, यहाँ पे याद रखना, फॉर एग्जाम्पल जो यूएनओ का मैंने एग्जाम्पल की दिया है, याद रखना इसमें। लेकिन वही अगर अमेरिकन जो है, इफ द एम्प्लॉइज ऑफ दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा लेकिन अगर वहां पे काम करे, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, इन दैट केस ही बिकम द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन व्हिच सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। अभी ये यूएनओ वाला सेम एग्जांपल इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वहां पे फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा उसने काम कर दिया। उसके बाद आई सेड जो भी फॉरेन मेंबर्स हैं, एम्बेसीज, आपको पता है एम्बेसी जो है ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सो मेंबर्स, तो बेसिकली जो भी एम्बेसीज हैं, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, इसके जो फॉरेन मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इसके फॉरेन मेंबर्स हैं, दे आर द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू व्हिच दे बिलोंग, जहां पे वो एम्बेसी सिचुएटेड है उसके नहीं होंगे, ठीक है। तो यू गेट दिस इंडियन, अगेन द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर मोर देन 1 ईयर, और एंड आल्सो द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, मतलब जिस हमारे इंडिया में अगर हो फॉरेन, मतलब बेसिकली फॉरेन आर्म फोर्स है अगर हमारी कंट्री में होगी, इन दैट केस आल्सो दे आर अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, वो नहीं है, दे आर नॉट। अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसके बाद हमारा आता है जो भी, यस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, तो देखा होगा जो भी क्रू मेंबर्स हैं, फॉरेन वेसल्स, आपने शिप्स होती है बड़ी बड़ी, उसके जो क्रू मेंबर हैं,
ठीक है, जो भी क्रू मेंबर्स है या जो कमर्शियल ट्रैवल, जो सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए जाते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सीजनल वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं, सो ऑल दोज ऐसे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, जो भी सीजनल वर्कर काम करने के लिए कमर्शियल बेसिस पर ट्रैवल करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, इफ आई वुड से, यू नो, इफ दे आर प्रोवाइडेड देयर स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर वो किसी भी कहीं पे भी काम करने फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए जा रहे हैं, देन दे विल नॉट बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ दैट कंट्री, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री का नहीं बनेंगे। याद रखना, कोई जो शिप में क्रू मेंबर्स जाते हैं ना, यू नो, मर्चेंट्स होते हैं, कमर्शियल ट्रैवल करने के लिए, सीजनल वर्कर्स काम करने जाते हैं फॉरेन कंट्री में, आपने देखा होगा ना, तो लोग अगर वो 1 साल से कम के लिए वहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं, शिप का जो क्रू मेंबर्स है वो 1 साल से कम के लिए अगर वहां पे काम करें, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे उस कंट्री के, ठीक है। अगर मोर देन 1 ईयर होते तो ऑफकोर्स वो दे बिकम दिस थिंग। सो मोर देन 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसके साथ एक और पॉइंट इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज दी बॉर्डर वर्कर्स। क्या इंक्लूड किया जाएगा? बॉर्डर वर्कर्स। सो ऑल दोस बॉर्डर वर्कर्स हु वर्क ऑन द बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो काम करे एंड हु क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे बिकम द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू व्हिच दे बिलोंग, नॉट वेयर दे वर्क। अंडरस्टैंड? सो व्हाट आई सेड, मैंने कहा कि जो भी बॉर्डर वर्कर्स इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम करते हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे उस कंट्री के जिसको वो बिलोंग करते हैं, ना कि उस इंटरनेशनल बॉर्डर जहां पे वो काम कर रहे हैं, जहां पे वो बिलोंग करते हैं, जिसको वो बिलोंग करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बिलोंग टू द यूपी, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है, सो आई विल बिलोंग, कहीं पर भी मैं जाके काम करूं, मैं बिलोंग तो वहीं को करूंगी ना, ठीक है, बिलोंग टू मैं स्पेसिफिकली। सो इफ बट द कंडीशन इज फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा कर लेते हैं तो that is a condition. I hope you understand. So we have ending this normal resident topic. ठीक है, मैं एक क्विक रिवीजन 1 लाइन में फटाफट से बता देती हूँ, then we are coming to the end of this topic. I hope आपको अच्छे से समझ में आया हो नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि नेशनल इनकम में ये सारे टर्म्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग इन दिस स्टेट और फॉर मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज किया जाएगा। They will try to confuse you. Keep this thing in your brain. अपने दिमाग में रखना, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ये जो टर्म, ये पूरा इकोनॉमिक के टर्म्स है। एक हर किसी की अपनी एक डिक्शनरी होती है, टर्मिनोलॉजी होती है जो यूज की जाती है, तो वो आपको एज इट इज याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो वोकैबुलरी आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी जैसे आप पढ़ते रहोगे। सो बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट मैंने क्या बोला, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who reside in a country for more than 1 year and his center of economic interest, which means उसका कमाना, अर्निंग, स्पेंडिंग, यू नो, रहन सहन उस कंट्री से होता हो, दैट वाई। सो बेसिकली ये सारे लोग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट में। आई सेड नहीं किए जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट में। ठीक है, टूरिस्ट, जैसे कि जो भी टूरिस्ट काम के लिए विजिट करे, खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए जा रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे, नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सिंपल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट, WHO है, UN, they are not a normal resident. फॉरेन मेंबर्स ऑफ जो एम्बेसीज के फॉरेन मेंबर्स हैं, ठीक है, इंडियन एम्बेसीज में फॉरेन काम करा है या फिर यू नो रशियन एम्बेसीज में अगर इंडियन वर्क करा है, तो फॉरेन मेंबर्स नहीं है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एंड ऑल्सो जो फॉरेन आर्म फोर्सेज हैं, फॉरेन कंट्री की मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, फॉरेन कंट्री गिवन लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, दे आर आल्सो नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट। उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, यूएनओ का एग्जांपल मैंने दिया ना यहाँ पे, वेयर इज अमेरिकन हु इज वर्किंग इन अ यूएनओ ऑफिस इन इंडिया में अगर काम कर रहा है तो वो रेजिडेंट, तो इन दैट केस अगर फॉर मोर देन 1 ईयर काम करे देन ही बिकम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर लेस देन 1 ईयर करे तो वो अमेरिका का ही रेजिडेंट है। ठीक है, वो मोर देन 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट वी हैव जो भी क्रू मेंबर्स, जो भी फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, तो बड़ी शिप्स पे क्रू मेंबर जा रहे हैं काम करने के लिए, सीजनल वर्कर्स जा रहे हैं, कमर्शियल ट्रैवलर्स कर रहे हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर, दे आर आल्सो द नॉट लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम के लिए अगर काम करने के लिए जा रहे हैं, सीजनल वर्किंग करने जा रहे हैं, तो वो लेस देन, they are not a normal resident. At last we have border workers who work on the international border, they belong to, they are resident of that country to which they belong, not where they work. I hope I have completely explained you the normal resident, आपको अच्छे से समझ में आया हो। जैसा भी फीडबैक हो, अगर प्लीज पसंद आया हो, मुझे लाइक, मेरे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार बांटिए, मेंशन कीजिए, बताइए मुझे कैसा लगा आपको। एंड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, यू कैन जीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, बिकॉज आई एम वर्किंग रियली हार्ड एंड ओनली द थिंग यू कैन डू इज यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अब मुझे भी तो कोई मोटिवेशन चाहिए एक्सटर्नल आपको देखने के लिए कि आप, अगर मैं देखूंगी आप बहुत प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपनी चीजें मेंशन, यू नो, आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आई एम वर्किंग हार्ड टू डू द थिंग्स, मेकिंग द वीडियो
you know, I'm studying. So please, let's grow together, है ना? Let's study together, grow together, and keep supporting me. Thank you so much. Radhe Radhe.